हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th के अंतर्गत इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे और इतिहास के अंतर्गत अध्याय 2 रूस की क्रांति पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि रूस में जब क्रांति प्रारंभ होती है तो उस दौरान पूरे यूरोप में किस प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं, उनकी सामाजिक सोच क्या है, सामाजिक विचारधारा क्या है, उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, उनकी आर्थिक विचारधारा किस प्रकार की है और वह किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, वही हम लोग विचारधारा देख रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि तत्कालीन यूरोप में 3 तरह की विचारधारा थी। अगर हम बात करें तो उदारवाद थी, रूढ़िवाद था और रेडिकल्स था। इन तीनों विचारधाराओं के अंतर्गत हम लोग उदारवाद की विचारधारा पर पिछले दिन हम लोग क्लास किए थे, तो पिछले दिन हम लोग उदारवाद की विचारधारा पर काफ़ी डीप में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोगों को डिस्कशन करना है रूढ़िवाद की विचारधारा पर। रूढ़िवाद, तो देखिए रूढ़िवाद भी एक विचारधारा है जिसका विकास, रूढ़िवाद की विचारधारा का विकास फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ। नंबर 1। अगर हम नंबर 2 की बात करें, हम रूढ़िवाद की विचारधारा क्या है और रूढ़िवाद की विचारधारा का विकास कब हुआ और इसके जनक क्या हैं, इनकी सोच क्या है, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और दूसरी अगर बात करें तो रूढ़िवाद की विचारधारा को परंपरावाद भी कहा जाता है। परंपरावादी विचारधारा भी कहा जाता है, विचारधारा भी कहा जाता है। इनको हम परंपरावादी विचारधारा क्यों कहते हैं? तो परंपरावादी विचारधारा इसलिए कहते हैं कि यह जो परंपरा से चली आ रही पुरातन सामाजिक व्यवस्था है, यह पुरातन व्यवस्था को जीवित रखना चाहते हैं। अगर पुरातन व्यवस्था की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर सामंतवाद की बात करें, राजतंत्र की बात करें, विशेषाधिकार की बात करें, वर्ग आधारित समाज की बात करें, यह सारी संस्थाओं को क्या चाहते हैं, सारे विचार को क्या चाहते हैं, जीवित रखना चाहते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, परंपरावादी विचारधारा भी कहा जाता है। नंबर 2 यह था। नंबर अगर 3 की बात करें तो रूढ़िवादी नई तार्किक तथा वैज्ञानिक विचारधारा के विरोधी थे। देखिए, इसका अर्थ यह होता है कि जो तर्क के आधार पर जिस प्रकार के उदारवादी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे उसके वो विरोधी थे, यानी विकास के विरोधी थे। और यही चाहते थे कि पुरातन जो व्यवस्था है उसको किसी भी भांति से जीवित रखा जाए, उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। और यही कारण है कि अगर जो नए संस्थाएं हैं, जो नए संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, नए संस्थाएं,
उन पर उनको विश्वास नहीं है। और यही कारण है कि वह जो नई संस्थाएं जनतंत्र के रूप में विकसित हो रहा है उस पर उनको विश्वास नहीं है। उनको विश्वास किस पर है? राजतंत्र पर है, राजतंत्र पर है। अगर हम कहें कि इस विचारधारा को यानी कि रूढ़िवाद की विचारधारा को का जनक कौन है, सॉरी, इसको देख करके अपना नोट्स बनाते रहिएगा। तो रूढ़िवाद की विचारधारा का जनक एडमंड बर्क है। इन्होंने 1790 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन जो उदारवादी विचारधारा था और उदारवाद की विचारधारा के अनुसार जो फ्रांस में क्रांति हुआ था उसका विरोध किया था। और उनका मानना था कि जो पुरातन संस्थाएं हैं, पुरातन संस्थाओं को किसी भी भांति से जीवित रखा जाए, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन न किया जाए। और यही कारण है कि हम लोग रूढ़िवादियों को मानते हैं कि रूढ़िवादी क्या है? परिवर्तन के विरोधी हैं। परिवर्तन चाहते भी हैं तो बहुत धीमी गति से परिवर्तन चाहते हैं और उस परिवर्तन के अंतर्गत पुरातन व्यवस्थाओं को जीवंत भी रखना चाहते हैं। यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि रूढ़िवाद की विचारधारा परिवर्तन के विरोधी हैं। लेकिन इनकी विचारधारा में परिवर्तन आता है। अगर हम इससे पहले हम ये जानें कि 1815 के बाद पूरे यूरोप में रूढ़िवाद की विचारधारा के अनुसार शासन व्यवस्थाएं स्थापित हुई। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि रूढ़िवादी परिवर्तन के विरोधी थे, तो क्या यह हमेशा परिवर्तन के विरोधी रहेंगे? नहीं, इनकी विचारधारा में परिवर्तन आता है। कब परिवर्तन आता है? तो 1848 के बाद 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अब आप कहेंगे कि ये फ्रांसीसी क्रांति 1848, तो देखिए फ्रांस ऐसा देश है जिसके विषय में मेटरनिख ये कहता है कि फ्रांस जब छिपता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिख का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये आपको हाई स्कूल में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंतर्गत होता क्या है कि फ्रांस में कई क्रांतियां होती हैं। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का 1789 की क्रांति जिसको हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद पुनः उदारवाद की विचारधारा के अनुसार 1830 ईस्वी में फरवरी क्रांति होती है, नहीं सॉरी जुलाई क्रांति होती है, जुलाई क्रांति होता है। और ठीक 1848 में पुनः क्रांति होती है जो कि फरवरी माह में होता है, इसीलिए हम लोग इसको फरवरी क्रांति के भी नाम से जानते हैं, फरवरी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमने जो डेट लिखा है गलत लिखा है, क्योंकि फ्रांस में कई ऐसे परिवर्तन होते हैं और जिसका प्रभाव पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। तो फ्रांस में जब 1848 ईस्वी में क्रांति होती है तो इस क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी यह महसूस करना प्रारंभ करते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब तक से परिवर्तन नहीं होगा तब तक से पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है। और यदि समाज में शांति व्यवस्था कायम नहीं किया जा सकता है तब तक से राष्ट्र का विकास संभव नहीं है।
यह है आपका रूढ़िवादी विचारधारा। टोटल कहने का मतलब है, या संपूर्ण रूप से हम कहें कि रूढ़िवाद की विचारधारा क्या है, तो रूढ़िवाद की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो प्रगति का विरोधी है और यह मानकर चलता है कि पुरातन संस्थाओं को जीवित रखना चाहिए। जो राजशाही है, जो सामंतवाद है, जो वर्ग आधारित समाज है, उसको जीवित रखना चाहिए। अब वर्ग आधारित समाज को देख लीजिए। रूढ़िवादी यह कहते हैं, रूढ़िवादियों का मानना है कि सभी समाज के सभी लोगों को समता का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, सभी लोगों को एक ही समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जा सकता है, और यही कारण है कि वर्ग आधारित समाज को जीवित रखना चाहिए। लेकिन बाद में चलकर, यानी कि 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति होता है, पुनः क्रांति होती है, और उस क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी यह महसूस करते हैं कि जो आज की व्यवस्था है, यानी 1815 की व्यवस्था है, रूढ़िवाद की सरकारों की व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है। अब हम देखते हैं, रेडिकल्स को देखते हैं। रेडिकल, इसको हम लोग क्रांतिकारी भी कहा जाता है। देखिए, रेडिकल्स और उदारवादी में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि यह जो उदारवादी हैं, उदारवादी किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं, तो उदारवादी संसदीय शासन व्यवस्था चाहते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था चाहते हैं। जबकि ये जो रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स क्या चाहते हैं, रेडिकल्स चाहते हैं कि बहुमत पर आधारित शासन व्यवस्था कायम हो। यह जो रेडिकल्स हैं, यह रेडिकल्स परिवर्तन के लिए, पूरे यूरोप में परिवर्तन के लिए क्या चाहते हैं, क्रांति करना चाहते हैं, यानी परिवर्तन के लिए क्रांति करना चाहते हैं। यही कारण है कि जब 1815 के बाद पूरे यूरोप में रूढ़िवाद की विचारधारा के अनुसार जब सरकारों का गठन होता है, तो वहाँ पर उदारवादी भी साथ में रहते हैं, समाजवादी भी साथ में रहते हैं, रेडिकल्स भी साथ में रहते हैं। लेकिन रेडिकल्स क्या चाहते हैं, क्रांति के द्वारा परिवर्तन की मांग करते हैं। नंबर 3 की बात करें तो जो रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स महिला मताधिकार के पक्षधर हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि उदारवाद के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे, तो उदारवादी महिला मताधिकार के पक्षधर नहीं हैं, महिलाओं को किसी भी प्रकार के मत देने के पक्ष में नहीं हैं, या कह सकते हैं कि उदारवादी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्षधर नहीं हैं। लेकिन अगर रेडिकल्स की बात किया जाए तो रेडिकल्स क्या हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्षधर हैं तथा महिलाओं को भी मत देने का अधिकार देना चाहते हैं। तो यहां पर हम तीसरे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि रेडिकल महिला मताधिकार के पक्षधर हैं। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए, उदारवादी के विषय में एक चीज़ हमने वहाँ पर मेंशन करना भूल गए थे कि उदारवादियों के विषय में कहा जाता है कि उदारवादी निजी संपदा के समर्थक हैं। उदारवादियों के विषय में कहा जाता है कि उदारवादी निजी संपदा के पक्षधर हैं। उसमें जोड़ भी लीजिएगा उदारवाद की विचारधारा, जहां पर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, अगर नोट्स भी बनाए होंगे तो उसमें जोड़ लीजिएगा कि उदारवादी निजी संपदा के पक्षधर हैं। क्योंकि हमने जब फ्रांस की क्रांति के दौरान जो पृष्ठभूमि पढ़ा रहे थे, उस दौरान हमने बताया था कि उदारवाद की विचारधारा के अनुसार ही क्या होता है, एक नए प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का जन्म होता है, जिसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं।
अब यहां पर देखिए जो रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स क्या करते हैं, यह निजी संपदा के पक्षधर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका मानना थोड़ा सा उदारवादियों से ये भिन्न किस्म के विचार रखते हैं। इनका मानना है कि निजी संपदा के पक्षधर तो हैं, लेकिन इनका मानना है कि किसी व्यक्ति विशेष में संपदा का इकट्ठा होना, संकेंद्रण शब्द का इस्तेमाल किया है, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। तो ये निजी संपदा के पक्षधर तो हैं, लेकिन 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 एक ही व्यक्ति में संपदा का संकेंद्रण नहीं चाहते। तो इस प्रकार से यह तीनों विचारधाराएं क्या हैं, यह तीनों विचारधाराएं अगर हम कहें उदारवाद की विचारधारा की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद यदि फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में जिस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन होता है उसका विरोध होता है। विरोध कौन करते हैं, तो रूढ़िवादी करते हैं। और होता क्या है कि जब रूढ़िवाद यानी कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो जाता है तो वियना कन्वेंशन होता है। 1815 में ही वियना कन्वेंशन होता है और वियना कन्वेंशन के बाद 1815 में रूढ़िवाद की विचारधारा के अनुसार सरकारें बनती हैं। लेकिन उदारवाद की अगर बात करें और रेडिकल्स की बात करें तो लगभग दोनों ही विचारधाराएं एक समान है, दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर हैं और वो चाहते हैं कि समाज में त्वरित रूप में परिवर्तन हो। हाँ, रेडिकल्स ये चाहते हैं कि जो परिवर्तन हो तत्काल परिवर्तन हो और उस परिवर्तन के लिए क्रांति भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये तीनों विचारधाराओं की बात करें जो फ्रांस में यूरोप में क्रांति के समय यूरोप में इस प्रकार की विचारधारा थी, तो अन्य अगर विचारधारा की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होती है। अगर तीनों विचारधारा को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे तो आगे आप समझना मुश्किल नहीं होगा। अगर हम बात करें 19वीं सदी की बात करें या 19वीं सदी के प्रारंभ की बात करें तो हम देख रहे होंगे कि 18वीं सदी के अंतर्गत इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है और एक ऐसी समाज का निर्माण होता है जिसे हम लोग औद्योगिक समाज के नाम से जानते हैं। औद्योगिक समाज की उद्योग धंधे को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे का विकास किया जाता है। पूरे यूरोप में रेलवे की जाल बिछाई जाती है। उसके बाद प्रेस की ये मुद्रण की संस्कृति आती है, नए शहर की स्थापना होती है तथा एक नए वर्ग उत्पन्न होते हैं जिसे हम लोग औद्योगिक वर्ग और औद्योगिक मजदूर कहते हैं। अब यह जो समाज है, यह समाज क्या करता है, उद्योग धंधों को ज़्यादा बढ़ावा देता है और जिसका परिणाम होता है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद आता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद आने के बाद यूरोप में देखा जाता है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। लेकिन इस व्यवस्था से यानी कि रूसी क्रांति की यदि बात करें तो रूसी क्रांति 1917 की घटना है और प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 1918 और रूस भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। इसीलिए जो भी इफेक्ट हो रहा है यूरोप में, जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव रूस की क्रांति पर अवश्य पड़ेगा। तो हमने कहा कि एक नए प्रकार के औद्योगिक समाज का निर्माण हो रहा है, रेलवे का विकास हो रहा है, नए शहर बस रहे हैं तथा उन शहरों में नए प्रकार की व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं पनप रही हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं पनप रही हैं। उसमें देखा जा रहा है कि तत्कालीन समाज में जो औद्योगिक समाज है, उस औद्योगिक समाज में महिलाओं को, बच्चों को, सभी लोगों को कहाँ ला देता है, फैक्ट्रियों में ला देता है और काम की पालियां निश्चित नहीं है और वेतन क्या है, कम है। ऐसे हालात में एक नए प्रकार की सामाजिक विचारधारा उत्पन्न होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। समाजवाद कहते हैं। अगर समाजवाद की बात करें तो समाजवाद के विषय में कुछ सामान्य सी चीजें जान लेते हैं। समाजवाद के विषय में तो समाजवाद सामाजिक, राजनीतिक,
आर्थिक आर्थिक आध्यात्मिक दर्शन है। अगर हम समाजवाद के विषय में बात करें तो समाजवाद एक आधुनिक विचारधारा है। समाजवाद, जिस रूप में समाजवाद आज है वह क्या है? समाजवाद आधुनिक विचारधारा है। आधुनिक विचारधारा है। अगर समाजवाद की उत्पत्ति की बात करें तो वह किस आधार पर होता है? तो समाजवाद व्यक्तिवाद तथा उदारवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। प्रतिक्रिया स्वरूप किस सिद्धांत का, किस विचारधारा का उदय होता है? तो समाजवाद का होता है। अगर हम कहें तो समाजवाद प्राचीन काल में, समाजवाद अपने व्यापक अर्थ में प्राचीन काल में व्यक्ति की समानता तथा व्यक्ति की समानता या न्यायपूर्ण व्यक्ति की समानता या न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के रूप में था। यानी हम ये कह रहे हैं कि समाजवाद क्या है? एकदम बिल्कुल आधुनिक विचारधारा है। लेकिन अगर हम प्राचीन काल में इसको देखें तो प्राचीन काल में यह विचारधारा, जो समाजवाद की विचारधारा है, समाजवाद का विचारधारा का दर्शन किस रूप में होता है? तो वह होता है व्यक्ति की समानता और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्राचीन काल में भी इसको देखा जाता है। ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी बात नहीं है कि यह केवल समाजवाद एक आधुनिक विचारधारा तो है जिस रूप में आज है, लेकिन इसका दर्शन प्राचीन कालों में भी देखा जाता है। लेकिन प्राचीन काल में इसका केवल अर्थ था व्यक्ति की समानता और न्यायपूर्वक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो समाजवाद शब्द शब्द का प्रयोग इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवन के द्वारा 1827 ईस्वी में किया गया। इन्होंने जिस प्रकार के समाज की कल्पना की वह सहकारी समाज की स्थापना की, यानी एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसमें किसी संपदा का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ में न होकर के उस पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए और सभी लोग मिलकर के उस पर उत्पादन करें और उत्पादन से जो भी चीज़ें उत्पादित होती हैं उनको बराबर में बांट लिया जाए। तो रॉबर्ट ओवन जो कि 1827 ईस्वी में इस विचारधारा के लिए एक जो शब्द देते हैं, नाम देते हैं, जिसको हम लोग समाजवाद के नाम से जानते हैं, इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि संपत्ति पर निजी व्यक्ति का अधिकार और नियंत्रण नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? पूरे समाज का नियंत्रण और अधिकार होना चाहिए और सामूहिक रूप से लोग
उस पर कार्य करें और कार्य के परिणाम स्वरूप जो भी उत्पादित हो सभी लोग मिलकर के सभी लोगों में उत्पादन क्या कर लिया जाए, बांट लिया जाए। लेकिन यह क्या है, यह जो रॉबर्ट ओवेन के द्वारा जो विचार दिया गया या रॉबर्ट ओवेन से पहले जितने भी समाजवादी विचार दिए, वह विचार को कैसे लागू किया जाए। एक विषमतापूर्वक समाज का तो इन्होंने वर्णन किया, एक ऐसे समाज का वर्णन किया जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमता व्याप्त है, लेकिन उस आर्थिक विषमता को कैसे दूर किया जाए और किस प्रकार के समाज का निर्माण किया जाए, किस प्रकार की व्यवस्था हो, इसके संबंध में पूर्व के जो समाजवादी हैं उन्होंने कोई बात नहीं कही। यद्यपि समाजवाद अपने आप में बहुत ही विवादास्पद शब्द है और इसकी परिभाषा अगर कोशिश करेंगे तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं मिलती हैं और सभी लोग अपने तरीके से समाजवाद का अर्थ निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर केवल कहना है कि रॉबर्ट ओवेन या इसके समकालीन या इसके पूर्व के जो समाजवादी थे वह विषमता युक्त समाज की आलोचना तो करते हैं, आर्थिक समानता की बात तो करते हैं, लेकिन यह आर्थिक समानता आएगी कैसे, या कहें कि समाज में जो आर्थिक विषमता व्याप्त है उसको दूर कैसे किया जाएगा, उसके लिए उन लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं थी। यही कारण है कि कौन आता है, समाजवाद को प्रसिद्धि कौन दिलाया तथा समाजवाद एक शासन व्यवस्था के रूप में कैसे लागू हो सकता है, इसके विषय में किसने विचार प्रस्तुत किया, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। इनके द्वारा यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए समाजवाद को हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो हमने अभी कहा ना कि ये कार्ल मार्क्स से पूर्व, अब यहाँ पर शब्द बदलते हैं, कार्ल मार्क्स से पूर्व जितने भी समाजवादी हैं वह आर्थिक विषमता की बात तो करते हैं, समाज में आर्थिक समानता की तो बात करते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है कि यह आर्थिक विषमता को दूर कैसे किया जाए, आर्थिक समानता को लाया कैसे जाए। इनके पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। इसीलिए उसे यानी कि कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को हम लोग कल्पनावादी समाजवाद कहते हैं। हालांकि 9th क्लास है, इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, कल्पनावादी समाजवाद कहते हैं। लेकिन जब कार्ल मार्क्स आया तो कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवाद की विचारधारा को कैसे शासन व्यवस्था में लागू करना है, यानी कि कैसे आर्थिक विषमता को दूर करना है, कैसे आर्थिक समानता प्राप्त करना है, उसके विषय में एक संपूर्ण रूप से दर्शन दिया। यही कारण है कि इसे हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। इस कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए विचारधारा को हम लोग क्रांतिकारी एक और नाम से जानते हैं, क्रांतिकारी समाजवाद के नाम से जानते हैं। क्रांतिकारी समाजवाद के नाम से जानते हैं। क्रांतिकारी समाजवाद क्यों? क्योंकि इसका मानना है कि वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना है, यानी ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें सभी लोग एक समान हो, तो उसके लिए क्रांति आवश्यक है। यही कारण है कि कार्ल मार्क्स क्या कहता है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, और वह चाहता है कि अगर वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना है तो वर्ग संघर्ष आवश्यक है। यानी जो तत्कालीन समाज में जो निजी संपदा के पक्षधर औद्योगिक समाज हैं, जैसा कि हम लोगों ने उदारवाद की विचारधारा के अंतर्गत देखा, वो अगर उस समाज के स्थान पर एक समाजवादी समाज की स्थापना करना है तो उसके लिए क्रांति करना आवश्यक है। और यही कारण है कि कार्ल मार्क्स के समाजवाद को हम लोग क्रांतिकारी समाजवाद के नाम से जानते भी हैं।
अगर हम कहें कि यह कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या है, तो कार्ल मार्क्स चाहता है कि जो भी पूंजीवादी समाज है, जो औद्योगिक समाज है, वही समाज पूंजीवादी समाज है। जो भी उद्योगों में उत्पादन होता है मजदूरों के श्रम के कारण होता है, लेकिन जो भी फायदा पूंजीवादियों को होता है वह मजदूरों के श्रम के कारण होता है, लेकिन मजदूरों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यह सही बात है कि पूंजीवादियों के द्वारा जो व्यवस्था किया जाता है उससे मजदूरों को रोजगार तो प्राप्त होता है, लेकिन जो फायदा होता है उससे मजदूरों को कोई विशेष लाभ नहीं होता है। और इस व्यवस्था को यदि परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूंजीवादियों से संघर्ष करना पड़ेगा और पूंजीवादी समाज को समाप्त करना पड़ेगा। यही कारण है कि इस कार्ल मार्क्स के समाजवाद को हम लोग क्रांतिकारी समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो इस विचारधारा को, यानी कि कार्ल मार्क्स के विचारधारा को, जो यह कहता है कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है और पूंजीवादी समाज के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रहा है हम श्रमिकों के श्रम के कारण हो रहा है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें श्रमिकों का कोई हिस्सेदारी नहीं है, श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। अगर श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना है तो पूंजीवादी समाज को समाप्त करना होगा। उसके स्थान पर किस प्रकार की व्यवस्था लाना होगा? उसके स्थान पर हमें समाजवादी समाज का निर्माण करना होगा, तभी जाकर के मजदूरों की स्थिति में सुधार होगा। ये लोग चाहते क्या हैं? ये लोग चाहते हैं कि संपदा पर सामूहिक नियंत्रण हो, संपदा पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार ना हो, किसी निजी व्यक्ति का नियंत्रण ना हो, बल्कि संपदा पर किसका नियंत्रण हो? सामूहिक रूप से नियंत्रण हो, सामूहिक नियंत्रण हो, और जो भी उत्पादन हो उसे समाज में बराबर बराबर बांट लिया जाए। इसी प्रकार की व्यवस्था को लागू करने के लिए, इसी प्रकार के समाजवाद की विचारधारा को लागू करने के लिए फ्रांस में 1917 में क्रांति होती है। तो हम नेक्स्ट मिलते हैं रूस में क्रांति के साथ। थैंक यू।